नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और ये खबर है स्टूडेंट से जुड़ी हुई। हायर एजुकेशन में फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया। सितंबर में एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र को एक लेटर भेजा है और केंद्र की परमिशन मिलने के साथ ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो हायर एजुकेशन के एग्जाम होंगे, सितंबर में ही ये एग्जाम हो सकते हैं। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, बोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। इंतजार अब केंद्र की अनुमति का है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, हर तरफ एग्जाम्स की ही चर्चा हो रही है। इधर नीट और जेईई की बात है तो उधर पर हायर एजुकेशन एग्जाम्स को लेकर तैयारी पूरी होने का दावा सरकार कर रही है। बिल्कुल मेनका, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की इस बात को सही माना है कि फाइनल ईयर के एग्जाम हायर एजुकेशन में होने चाहिए, फिर वो चाहे बीए बीएससी कहीं पर भी हो। तो उसी बात पर आगे बढ़ते हुए अब जो राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है, उन्होंने कहा है कि 500 डिग्री कॉलेज हैं, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और लगभग 67,000 स्टूडेंट उत्तराखंड में है जिसका एग्जाम देना, और टोटल स्टूडेंट का लगभग 25% से कम नंबर है। तो धन सिंह रावत का यह कहना है कि हम सभी जगहों पर एग्जाम कराने के लिए तैयार हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया है कि आप जिस दिन कहेंगे सितंबर में, हम उस दिन एग्जाम के लिए तैयार हैं। दीपांकर, बोर्ड्स की ओर से, सरकार की ओर से ये जरूर कहे जा रहे हैं कि सेंटर्स पर इंतजाम प्रॉपर होंगे, लेकिन जो छात्रों की असल समस्या, ज्यादातर छात्र और पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि सेंटर तक हम पहुंचेंगे कैसे। बात चाहे आप जेईई नीट एग्जाम्स की कर लें या फिर हायर एजुकेशन एग्जाम की कर लें, इस वक्त खासकर उत्तराखंड में एक तरफ मौसम की मार है, कोरोना है, दूसरी तरफ आवाजाही की सुविधा भी उतनी नहीं। जी बिल्कुल मेनका, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन जो बात मैं कहने वाला था वो बात ये कि 15 दिन का वक्त दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। अगर 1 सितंबर के बाद परमिशन मिलती है तो 15 सितंबर के बाद बरसात थोड़ी सी कम हो जाएगी, बरसात का सीजन एंड मान लिया जाता है, तो उसके बाद ये स्थितियां थोड़ी सी बेहतर रहेंगी कि एग्जाम हो पाएंगे। लेकिन जैसे ओपन यूनिवर्सिटी का कहना है कि भाई हम एग्जाम तभी करवा पाएंगे जब कॉलेज खुलेंगे, क्योंकि हमारे पास सेंटर्स नहीं है। इसी तरीके से जो बाकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उनका कहना है कि हम प्राइवेट सेंटर्स पे एग्जाम नहीं करवा पाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार का यह कहना है, उत्तराखंड सरकार का, कि हम सितंबर में एग्जाम के लिए तैयार हैं, बस सेंटर परमिशन दे तो एग्जाम होंगे उत्तराखंड में। जी दीपांकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सरकार तैयार, सितंबर में एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर केंद्र की हरी झंडी का इंतजार। उधर देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर कुंभ 2021 को लेकर आज मीटिंग होनी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखाड़ा परिषद के बीच ये बैठक होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। व्यवस्थाओं और तैयारियों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। इससे पहले भी कई दौर की मीटिंग हो चुकी है कुंभ को लेकर। पहले ये खबर आ रही थी कि कुंभ की तारीख शायद टल जाए, लेकिन जब पिछले दिनों बैठक हुई तो ये तय हुआ कि तय वक्त पर ही कुंभ का आयोजन किया जाएगा। और जो देरी कोरोना की वजह से हुई है तैयारियों में, उस देरी को पाटने की कोशिश होगी। और आज जो मीटिंग होगी बहुत महत्वपूर्ण, आज की भी मीटिंग शाम 4 बजे सचिवालय में होनी है और व्यवस्थाएं, तैयारियों को जायजा को लेकर ही मीटिंग होनी है कि आखिर कहां तक काम पहुंचा है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। कई फेरबदल भी किए गए हैं। जल समाधि इस बार संत नहीं ले पाएंगे कुंभ के दौरान। और इसी बीच जो बड़ी खबर, और वो खबर कोरोना से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि आखिर उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के हालात क्या हैं। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 588 नए मामले सामने आए। आज कोरोना के 11 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। मौत का आंकड़ा बढ़कर पूरे प्रदेश में 239 हो चुका है। कुल केस की बात करें तो उत्तराखंड में 17,865 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 5,440 एक्टिव केसेज हैं। शुक्रवार को देहरादून में 185, हरिद्वार में 120, उधम सिंह नगर में 72 नए केस मामले सामने आए। तो वहीं नैनीताल में 55, चमोली में 58 और टिहरी में 26 नए मामले, पौड़ी में 18 केस देखने को मिले तो पिथौरागढ़ में 12 और बागेश्वर में 12, अल्मोड़ा में 13 केस सामने आए। उत्तरकाशी में 6 और चंपावत में 6, जबकि टिहरी में 5 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। तो लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। पूरे प्रदेश में मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है और ये चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। तमाम कोशिशें जो चल रही हैं कोरोना संक्रमण को रोकने की, उन कोशिशों पर फिलहाल उतनी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है।
और न सिर्फ आम बल्कि खास लोग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हल्द्वानी से खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को कोरोना पॉजिटिव हो गए। बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत में कोरोना की पुष्टि हुई है। युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास भगत सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती हैं। देहरादून से लौटने के बाद विकास को बुखार आया था। देहरादून में पिता बंशीधर भगत से मिले थे और ऐसे में अब पिता बंशीधर भगत उन्हें भी हेल्थ चेकअप कराना होगा। तो बड़ी खबर, देहरादून से लौटने के बाद विकास को बुखार आया, मेडिकल टेस्ट हुआ तो कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं और वहां देहरादून से लौटने के दौरान उन्होंने अपने पिता से भी मुलाकात की थी। तो जिन जिन लोगों के संपर्क में आए थे, अब उन सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट और उन्हें भी एहतियात बरतने को कहा गया है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी कोरोना पेशेंट का इलाज अब हो सकेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हॉस्पिटल में भी कोरोना पेशेंट्स का इलाज होगा। नियम शर्तों के साथ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए जा सकेंगे कोरोना पॉजिटिव मरीज। मिनिमम लागत के आधार पर ही हॉस्पिटल को इलाज करना होगा। बड़े चार्जेस हॉस्पिटल नहीं वसूल सकते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने इसकी स्वीकृति दे दी है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने आदेश जारी कर दिया है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोरोना मरीजों का इलाज होगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज हॉस्पिटल वसूल नहीं सकेंगे। उत्पल कुमार सिंह सचिव लोकसभा बने हैं। उत्तराखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं उत्पल कुमार। जुलाई में रिटायर हुए थे उत्पल कुमार। शुक्रवार को लोकसभा के सचिव पद पर उनकी नियुक्ति के आदेश हो गए। 1 सितंबर से अगले आदेश तक के लिए नियुक्ति पत्र जारी हुआ है। उत्तराखंड के लिए ये एक काफी गर्व की बात है। 1 सितंबर से अगले आदेश तक सचिव रहेंगे उत्पल कुमार लोकसभा में। और बुलेटिन में बात अब रुद्रपुर की, जहां पर सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का खुलासा हुआ। बड़ी बात यह है कि यह हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का दामाद निकला। आपको बता दें, नरेंद्र गंगवार नाम के व्यक्ति ने 1.5 साल पहले अपने सास, ससुर और 2 सालियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही इस मामले को सुलझाया जा रहा था। ससुर हीरालाल, सास हेमावती, साली दुर्गा और पार्वती की हत्या प्रॉपर्टी के लिए हुई थी। साथ ही वारदात को अंजाम देने के बाद ससुर के मकान के अंदर ही 4 लोगों के शवों को दफन कर दिया गया, जिस पर लंबी छानबीन के बाद पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को बरामद कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हीरालाल जी थे, सन ऑफ नोनीलाल, पैगा नगरी मीरगंज के थे। ये अपनी पत्नी और 2 लड़कियों के साथ रहते थे। यहीं पे उनके सामने उनका एक दामाद था, नरेंद्र गंगवार रहता था। तो इस नरेंद्र गंगवार ने इनकी हत्या कर दी थी 20 अप्रैल 2019 को संपत्ति के लालच में, और उसके बाद इन 4 को मार करके उनके घर में गाड़ दिया था और ऊपर से सीमेंटेड कर दिया था। इधर रामनगर के पास कालाढूंगी में एक कार बह गई। भारी बारिश की वजह से कालाढूंगी में हल्द्वानी रोड पर मैथी नाला उफान पर था और इस नाले को पार करने के दौरान ही कार नाले में समा गई। कार पानी के बहाव को झेल नहीं पाई, करीब आधा किलोमीटर तक बहती रही। हालांकि कार सवार दोनों ही लोग सुरक्षित बच निकले। करण मनराल और बबीता शर्मा नाम की महिला ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कार बहती रही। इस दौरान लोगों ने कार का वीडियो भी बनाया। नाले की वजह से करीब 3 घंटे तक यहां पर सड़क पर रोक लगी रही। तो देखिए कार किस रफ्तार के साथ नाले में बहती हुई आगे बढ़ रही है। मैथी नाला जो कि उफान पर, लेकिन इस नाले को पार करने की कोशिश महंगी पड़ गई इस शख्स पर। हालांकि गनीमत रही कि कार सवार लोग सुरक्षित बच निकले। एक महिला और एक पुरुष इस कार में मौजूद थे, दोनों ने अपनी जान बचा ली। लेकिन भारी भरकम इस 4 पहिया वाहन को आप देख रहे हैं, नाले के वेग को ये वाहन सह नहीं पाया और बहता चला गया। तो कुछ ऐसे ही हालात का सामना उत्तराखंड के लोगों को करना पड़ रहा है। मानसून के दौरान, बारिश के दौरान ज्यादातर जगहों पर बारिश और बारिश के बाद जो नदियां हैं, बारिश थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है कई इलाकों में, जिसकी वजह से तमाम नदियां, नाले, गदेरे उफान पर हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर पुल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, सड़कें जमींदोज हो चुकी है और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। बड़ी खबर देहरादून से, बंशीधर भगत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत। बेटे विकास भगत के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इनका कोरोना टेस्ट हुआ और बंशीधर भगत भी कोरोना पॉजिटिव। टेस्ट रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। 21 अगस्त को गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुआ था विकास भगत, और विकास भगत जब देहरादून से लौटा अपने घर, वहां पर बुखार आया, मेडिकल टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ही आशंका बढ़ गई थी और बंशीधर भगत का भी मेडिकल टेस्ट किया गया। कल ही उन्होंने कोविड सैंपल दिया था। क्वारंटीन हो गए हैं भगत। पार्टी नेताओं में हड़कंप मचा है क्योंकि गृह प्रवेश में कई नेता शामिल होने पहुंचे थे और ऐसे में अब हड़कंप की स्थिति है। इससे पहले भी बीजेपी के कई बड़े सीनियर लीडर और कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। सुनील नवप्रभात हमारे साथ मौजूद है। सुनील, ये सवाल थोड़ा तीखा है, लेकिन जब कोरोना के केसेस इतने लगातार बढ़ रहे हैं और पता है कि ये महामारी किस तरह की है, बावजूद इसके तमाम ख्याल रखते हुए भी वीवीआईपीज का इस तरह से कोरोना संक्रमित होना और गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित करना, वहां पर लोगों का इकट्ठा होना, इसे किस तरह से देखा जाए आखिर? देखिए, मैंने कहा देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बंशीधर भगत पर शुरू से आरोप लगते रहे हैं कि वो कई मौकों पर वो बिना मास्क के देखे गए हैं। इसके बावजूद वो गैदरिंग करते देखे गए हैं। उनकी उम्र भी काफी है, करीब 70 के साल की उम्र वो क्रॉस कर चुके हैं। इसके बावजूद भी 21 को जिस तरह से गैदरिंग हुई गृह प्रवेश के दौरान, उसके बाद 24 अगस्त को कुंवर पर्नो चैंपियन की वापसी हुई, तब भी बड़ा समारोह आयोजित किया गया, भोज आयोजित किया गया। और हमने शुरू से देखा कि भगत अपनी सुरक्षा के प्रति, खासकर कोरोना के मद्देनजर, शुरू से ही लापरवाह देखे गए। उन्होंने गले में एक लॉकेट भी टांका था ClO2 का, और वो लगातार ये कहते रहते कि ये लॉकेट के कारण करीब 2 महीने तक 1 मीटर की परिधि में कोई भी वायरस उनको इफेक्ट नहीं कर सकता। और उसी का नतीजा रहा जो लापरवाही उन्होंने लगातार बरती कि देर रात करीब 12 बजे के आसपास उनकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले 21 तारीख को जो गृह प्रवेश हुआ था उसमें उनके बेटे विकास भगत भी मौजूद थे और बेटे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुनील, इस कार्यक्रम में बीजेपी के कौन कौन से नेता मौजूद थे? अब सभी का मेडिकल टेस्ट हो रहा है, सभी को आइसोलेट किया गया है, किस तरह की कवायद हो रही है? और सवाल ये भी है कि ठीक है, कोरोना ये इस तरह की महामारी है कि इससे बचना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, काम में लगे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी है और तमाम नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में जाएं, काम को देखें कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी कोरोना योद्धाओं की तरह है। लेकिन यहां गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन, ये तो लापरवाही की कैटेगरी में आएगा। देखिए, मैंने कहा इसमें बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इससे पहले बंशीधर भगत खुद जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी बीजेपी की, उसमें भी शामिल हुए थे। इस गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाजपा के तमाम जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश की बात करें, दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी श्याम जाजू की बात करें, या फिर खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी, राज्यपाल ने शिरकत की थी। इसके अलावा भाजपा के जो तमाम मंत्री और विधायक हैं, बड़ी संख्या में पत्रकार भी यहाँ मौजूद थे, नेताओं के समर्थक इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जी बिल्कुल, और इससे पहले मुख्यमंत्री खुद सेल्फ क्वारंटीन में हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के कई करीबी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इस तरीके से कोरोना का जो केस लगातार बढ़ता जा रहा है, आम ही नहीं खास लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कहीं पर काम की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से असंक्रमित हो रहे हैं और कहीं पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और जब बड़े लीडर्स इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। और प्रदेश में जो कोरोना की बीजेपी सरकार जल्द ही 250 के आसपास पार्टी वर्कर्स को नगर निगम, नगर पंचायत, पालिकाओं में एडजस्ट करने जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में पिछले दिनों इसे हरी झंडी दे दी गई थी। शहरी विकास मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पेपर वर्क करीब पूरा हो चुका है, कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जल्द ही नॉमिनेट किए जाने वाले पार्षदों, सभासदों की सूची जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में 8 नगर निगम, 41 नगर पालिका और 43 नगर पंचायत हैं, जिनमें कुल सदस्यों के 20% सदस्य सरकार नॉमिनेट करती है। हो गई है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनकी भरने की जो वायदा पूरी कर ली जाएगी। कितनी संख्या वो पूरे प्रदेश में लगभग मान के चलें कि 200 से ज़्यादा है।
इधर कुंभ से पहले संत समाज अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। सदियों से चली आ रही परंपरा भी 21वीं सदी में आते आते बदलने लगी है। अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है कि ब्रह्मलीन संतों को गंगा में जल समाधि अब नहीं दी जाएगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जमीन दी है। अब उत्तराखंड में जमीन का चयन चल रहा है। जल्द ही उत्तराखंड सरकार भी संतों के लिए भू समाधि का स्थान उपलब्ध कराएगी। हल्द्वानी में करीब गोलापार इलाके में महिलाएं नशे से परेशान हैं। महिलाओं के मुताबिक उनके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में 16 जगह पर अवैध शराब के साथ नशे का सामान बिक रहा है। महिलाओं का आरोप है कि नशे में धुत लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, लेकिन जिले के एसएसपी से शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महिलाओं ने पुलिस को कार्रवाई के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद महिलाओं ने हथियार उठाने का ऐलान कर दिया है। प्रशासन इस चीज में 10 दिन के बाद जो हमने आज धरना दिया है, इसमें अगर कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो हम मातृशक्ति को मजबूरन होके घर से बाहर होके हमें कुछ ना कुछ ठोस कदम उठा के हथियार पकड़ने पड़ेंगे और मजबूरन होके हमें कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। अगर हमें कुछ गलत काम करके भी जेल जाना पड़ता है तो हम इस बात से नहीं घबराएंगे कि मैंने ये इसका मर्डर करके मैं जेल गई हूँ। हम लोग इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार है सर। उत्तराखंड की बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है नशाखोरी और जिसके खिलाफ कार्रवाई सरकार प्रशासन भी अपने स्तर पर करने का दावा कर रहे हैं। इधर रुड़की के भगवानपुर इलाके में 15 दिन से गुलदार देखा जा रहा है। यहां सईदपुर गांव में 15 दिन से गुलदार की दहशत है। गांव वालों का कहना है कि इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई है और वन विभाग ने भी गांव में पिंजरा लगाया है। अब तक गुलदार को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अब खेतों में जाना भी मुश्किल हो गया है। देहरादून में JNNURM योजना के तहत करीब 9 साल पहले रिस्पना नदी के किनारे 6 करोड़ की लागत से 148 फ्लैट बनाए गए थे, जिसका शिलान्यास उस वक्त के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने किया था। काम नगर निगम ने यूपी निर्माण निगम को दिया था, जिसमें करीब 4.5 करोड़ रुपए का खर्च भी अब तक हो चुका है, लेकिन बजट रिवाइज नहीं होने की वजह से 9 साल के बाद भी ये प्रोजेक्ट अधूरा है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नगर निगम ने बीते साल दिसंबर में शासन में एक लेटर भी भेजा, जिसमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 12 करोड़ रुपए की मांग रखी गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट को MDDA को सौंपने की बात कही गई। MDDA प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनता को सौंपेगा, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है। और उत्तराखंड में कोरोना का असर सबसे ज्यादा टूरिज्म पर पड़ा है, जिसमें GMVN को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन कभी सुर्खियों में रहे मोदी गुफा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। देखिए ये रिपोर्ट। ये केदारनाथ की वो मोदी गुफा है जहां साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा दिन बिताया था और ध्यान लगाया था। 2020 में उम्मीद थी कि गुफा में टूरिस्ट रुकने आएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से इस सीजन में अब तक कोई नहीं आया। मोदी गुफा ऑनलाइन हमारे GMVN.online.com पे आप जाके उसको बुक कर सकते हैं, ये उपलब्ध है। तो अभी कोरोना काल में कोई बुकिंग आई थी गुफा को लेकर? अभी तक नहीं, अभी तक कोई बुकिंग इसके लिए नहीं आई। मोदी गुफा में कोई बुकिंग नहीं आ रही, लेकिन पर्यटन मंत्री हालात से बेखबर हैं। पर्यटन मंत्री का कहना है कि गुफा का बड़ा क्रेज है और लंबी वेटिंग लिस्ट है। वहीं कांग्रेस ने भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की जानकारी पर चुटकी ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर रह करके साधना की, इसलिए उसके लिए लंबी वेटिंग लिस्ट भी है, पर निश्चित रूप में बड़ी पॉपुलर है। इस प्रकार से अन्य गुफाएं और जगह जगह बनाई जाएंगी तो ये काफ़ी पॉपुलर होंगी और काफ़ी लोग साधना की तरफ प्रवृत्त होंगे। यही पर्यटन मंत्री जी हैं जो बार बार कहते हैं कि साहब उस गुफा की बुकिंग तो जो है हमारे पास जो है एडवांस में आ गई है और अब जो है गुफा के लिए हम कब तक जो है एडवांस बुकिंग करेंगे, संभव नहीं है। लेकिन जब बुकिंग ही नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। देवभूमि में पर्यटन को राज्य की रीढ़ कहा जाता है और अभी तक कम श्रद्धालु आने से GMVN को इस सीजन में अब तक 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन मोदी गुफा को लेकर अलग अलग बातें सामने आने के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट की गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब पहाड़ की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। पहाड़ एक्सप्रेस में पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टैक्सी ड्राइवर्स के सैंपल लिए गए। करीब 120 से ज्यादा टैक्सी वालों के सैंपल लिए गए। नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट और JEE परीक्षाओं के खिलाफ धरना दिया। तल्लीताल गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
काशीपुर में भी कांग्रेस ने रेलवे स्टेशन परिसर में जेईई और नीट परीक्षा कराए जाने का विरोध किया। साथ ही काशीपुर से चलने वाली ट्रेन रद्द करने की मांग की। बुलेटिन में इस वक्त मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।